हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी श्रुति और साइंस टीचर एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। आज का हमारा चैप्टर होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें आपको पता चलेगा कि सेल के कुछ कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो सेल के डिवीजन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से ऐसे फेजेस होते हैं सेल डिवीजन में एंड कैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में भी आपको पता चलेगा, जो मेनली है माइटोसिस, मियोसिस। तो ऐसे बहुत सारे नए नए टर्म्स के बारे में आपको इस क्लास में पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग ये चैप्टर चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो पहले हम लोग उसे समझेंगे, क्योंकि बिना उसे समझे आप ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो इसमें मैंने न्यूक्लियस बहुत बड़ा सा बनाया है। ये हमारा एक सेल है एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा मैगी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। एंड न्यूक्लियस के भी अंदर एक मिनी न्यूक्लियस होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड ये जो लिक्विड है जिसमें ये सब कुछ प्रेजेंट है, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये सेमी सॉलिड, ना ही प्रॉपर्ली लिक्विड होता है ना ही प्रॉपर्ली सॉलिड होता है, ये एक सेमी सॉलिड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसी फ्लूइड में क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियस। अब सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है वो इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। अब सेल डिवीजन के टाइम पे सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन फाइबर धीरे धीरे कंडेंस होके, मतलब पास आने लग जाता है, ठीक है। हाईली कॉइल्ड, हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे पूरा कॉइल्स फॉर्म करके कंडेंस होने लग जाता है। पहले ये कैसे फैला हुआ था और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये पूरा कंडेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब ये पूरा कंडेंस होकर के धीरे धीरे फिर क्या बनाता है? ये क्रोमोसोम्स, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स बनाता है, जो कि हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड होते हैं। ये कॉइल्ड और कंडेंस्ड कीवर्ड है, ठीक है। आपको एग्जाम में भी यही यूज करना है ना। तो ये सेल डिवीजन के वक्त होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्या बन जाता है? क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स शेप क्रोमोसोम। अब एक एक करके इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये एक्स शेप स्ट्रक्चर्स को ही क्रोमोसोम बोला जाता है। ये कुछ नहीं है, बस क्रोमैटिन फाइबर ने ही शेप बदल ली है, स्ट्रक्चर बदल लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। इनमें क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन्स, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, मतलब बच्चे में जाते हैं। एंड इनका काम होता है कि जो भी पेरेंट्स में जीन्स होते हैं कि उनकी आंखें कैसी होंगी या बच्चे की नाक कैसी होगी, जैसे अगर मान लो एक बच्चा है तो उसके कुछ कुछ फीचर्स उसके मम्मी से मिलते हैं, कुछ कुछ फीचर्स उसके पापा से मिलते हैं, तो वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन लगता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि मम्मी के क्रोमोसोम्स भी एंड फादर के क्रोमोसोम्स भी ट्रांसफर होते हैं उस ऑफस्प्रिंग में एंड वो फीचर्स उस ऑफस्प्रिंग में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है? दीज आर हाईली कॉल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स। तो ये डीएनए एंड हिस्टोन्स क्या है? प्रोटीन्स है, ठीक है, जो डीएनए को पैक करने में मदद करते हैं। तो डीएनए एंड हिस्टोन के फॉर्म में क्रोमोसोम क्या करता है? जीन्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में ट्रांसफर करता है। तो क्रोमोसोम का यही काम होता है। क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है? दिस इज फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये रहा सेल का न्यूक्लियस, ये रहा फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड उसी में क्या पाया जा रहा है? क्रोमोसोम पाया जा रहा है। फिर आता है लोकेशन, जो हमने पढ़ लिया। अब आता है क्रोमैटिन फाइबर। कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को छोड़ के क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम में कोई भी फर्क नहीं है। दीज आर अ नेटवर्क ऑफ डार्क कलर्ड फाइबर्स विच कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये भी डीएनए एंड प्रोटीन से ही बने हैं। दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस। तो ये जो मैगी जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है?
मैगी जैसा स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमैटिन फाइबर। ये भी डीएनए एंड प्रोटीन से ही बना है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन फाइबर हाईली कंडेंस्ड और कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम बन जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? जो मैंने अभी जस्ट बताया, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे गेट कंडेंस्ड एंड कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स विच कैरी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। एंड कंस्टिट्यूएंट्स भी हमने डिस्कस कर लिया है, डीएनए एंड हिस्टोन्स। ये बार बार इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बिकॉज आगे भी टर्म्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या क्रोमोसोम है, क्या क्रोमैटिन है, इसलिए एक ही चीज बार बार रिपीट की जा रही है। फिर आता है डीएनए। व्हाट इज डीएनए? अब ये ध्यान रखना कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है। पहले क्रोमैटिन फाइबर, सेल डिवीजन के टाइम पे वो बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमोसोम में डीएनए एंड प्रोटीन पाया जाता है। सो व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है क्या एक्चुअली? ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है विच इज मेड अप ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स। These are the 2 complementary strands, एक ये, ठीक है। तो डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो कि 2 स्ट्रैंड से बना है। इट इज मेड अप ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड्स वाउंड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डबल हेलिक्स। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। नाउ इसका काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करना, विच इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप, फंक्शन एंड रिप्रोड्यूस। तो डीएनए क्या करता है? सेल्स को डिवाइड होते वक्त एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि कैसे हाथ बनेंगे, कैसे पैर बनेंगे, कैसे आंखें बनेंगी, सब कुछ कैसे बनेगा, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है? एक पूरा का पूरा रोड मैप प्रोवाइड करता है कि ऐसे ऐसे सब कुछ फॉलो होना चाहिए। तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, जो कि नेसेसरी है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्यों नेसेसरी है? बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसके सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली होने चाहिए बॉडी में, एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो चाइल्ड है वो हेल्दी होना चाहिए, उसके सारे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत होने चाहिए। बहुत केसेस में क्या होता है कि ये ग्रो नहीं हो पाते, मतलब किसी का एक हाथ नहीं होता या किसी का एक पैर डेवलप नहीं हो पाता, तो उस केस में क्या है? उसके डीएनए में डिफेक्ट होता है, उसके जीन्स में डिफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो डीएनए हमने पढ़ लिया है, ये है डीएनए का एक स्ट्रक्चर। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनती है, तो वैसे ही न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके डीएनए बनता है। तो ये रहा न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब देखो ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सब न्यूक्लियोटाइड जोड़ के क्या बना रहे हैं? डीएनए। ये डीएनए का एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ करके क्या बनाया जाता है? डीएनए बनाया जाता है। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड अ नाइट्रोजीनस बेस। तो फॉस्फेट, शुगर एंड अ नाइट्रोजीनस बेस, ये रहा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट से, एक शुगर से जिसको आप पेंटोज भी बोल सकते हो, और एक नाइट्रोजीनस बेस का कॉम्बिनेशन होता है। 4 तरह के नाइट्रोजीनस बेस होते हैं और उनका पेयर होता है। जैसे G और C का एक पेयर है, तो G फॉर ग्वानाइन, ठीक है, ग्वानाइन। C फॉर साइटोसाइन, इनका हमेशा पेयर होता है। ग्वानाइन एंड साइटोसाइन हमेशा पेयर फॉर्म करते हैं। एंड A एंड T कौन है? A एंड T कौन है? एडेनाइन, ये मैं इरेज कर दे रही हूं, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है। तो A एंड C कौन, T कौन है? A फॉर एडेनाइन जो कि नाइट्रोजीनस बेस है, एंड T फॉर थायमाइन, ठीक है। तो ये 4 नाइट्रोजीनस बेस है। ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ पेयर करता है, एडेनाइन थायमाइन के साथ पेयर करता है। तो ऐसे ये लोग बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट एंड शुगर, एंड यहाँ पे क्या होगा? बीच वाला पोर्शन में नाइट्रोजीनस बेस
होगा। तो न्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए बनता है। अब आता है न्यूक्लियोसोम। याद रखना न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसोम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, ठीक है। अब जब इस डीएनए में हम लोग हिस्टोन्स मिला देते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिला देते हैं, तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? जिससे डीएनए बनता है। एक बार डीएनए बन गया, अब इस डीएनए में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिला दोगे तो वो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम बनाएगा। क्लियर है ना? तो न्यूक्लियोसोम, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड वाउंड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इसको ऐसे ही आपको याद करना है कि न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिला देंगे तो न्यूक्लियोसोम बनेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है? जिससे डीएनए बनता है, ठीक है। दोनों में ये फर्क है। अब हिस्टोन्स आर द पैकिंग मटेरियल जो डीएनए को पैक करने में काम आते हैं। हिस्टोन्स क्या है? 8 हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? डीएनए को पैक करने में काम आते हैं न्यूक्लियोसोम, ताकि बन जाए, ठीक है। दीज आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो इन शॉर्ट हिस्टोन्स न्यूक्लियोसोम्स को बनाने में काम आते हैं। ये डीएनए के साथ मिल जाते हैं ताकि न्यूक्लियोसोम बन पाए। तो आई होप अभी तक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अब हमें जानना है कि क्रोमैटिड क्या होता है। It is one of the 2 identical halves of a chromosome that has been replicated in the preparation for cell division। तो इतना जानने से बेहतर है सीधा डायग्राम में जाएंगे और देख लेंगे कि क्रोमैटिड क्या होता है। ये रहा हमारा एक क्रोमोसोम, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे आप समझ सकते हो। एंड ये जो 2 पार्ट्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स बोलते हैं। सो दीज आर द क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज सेंट्रोमेयर? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को सेंट्रोमेयर बोला जाता है। दिस इज सेंट्रोमेयर, जहां पे क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। It is a small constricted region which serves as a point of attachment between the 2 sister chromatids. Function: It serves to attach to the spindle fiber during cell division। तो स्पिंडल फाइबर, इसका काम क्या होता है सेंट्रोमेयर का? ये देखो, ये मैं डायग्राम एक बार बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। एंड ये क्रोमोसोम्स ये इस सेंट्रोमेयर से बीच में हो करके निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे बना सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे एस्टर्स है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं एंड ये रहे क्रोमोसोम्स। सेंट्रोमेयर से क्या हो रहा है? ये स्पिंडल फाइबर होकर के जा रहे हैं। अब जब ये स्पिंडल फाइबर छोटे हो जाएंगे, लेंथ में छोटे होते जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? दोनों क्रोमोसोम को हाफ में डिवाइड कर देंगे और एक एक पेयर 2 अलग अलग सेल्स में चला जाएगा। इसमें अभी समझने का ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज और क्लियर होती जाएगी। फिलहाल आपको ये चीज क्लियर रखना है कि सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या है। सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो तार जैसा ये जो स्ट्रक्चर है, जिसे स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, तो वो सेंट्रोमेयर से होकर के ही क्रोमोसोम को डिवाइड करता है, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर के, ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ये है सेंट्रोमेयर। तो स्पिंडल फाइबर ऐसे बीच से होकर के इसे बांट देता है। क्लियर है? अभी आपको बस इतना समझना है। अब जीन्स क्या है? These are the units of heredity which get transferred from the parent to offspring and are responsible for some specific characteristics to the offsprings। तो जीन्स क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को
मतलब माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, तो उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, जीन्स। अब जीन्स क्या डिफाइन करेंगे कि बच्चे की हाइट कैसे होगी, बच्चा का जो स्किन कलर है वो कैसा होगा, मम्मी पे जाएगा या पापा पे जाएगा, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, जीन्स। और जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर। तो अब ये साइकिल कैसे जा रहा है, सबसे पहले क्रोमैटिन फाइबर, फिर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, ठीक है। तो यही जीन्स ट्रांसफर होते हैं, कैसे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो जीन्स कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए है ना, तो इसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेट्स से ये हाइट का जीन है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल टी रख रही हूँ एंड स्मॉल टी रख रही हूँ, तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल आर फॉर टंग रोलर और यहाँ पे स्मॉल आर फॉर नॉन रोलर, मतलब कि बच्चा टंग रोल कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। या मान लो कि हेयर के लिए, तो दिस इज फॉर कर्ली हेयर एंड दिस इज फॉर स्ट्रेट हेयर, एच होगा ये, ठीक है। तो ऐसे जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एक सीक्वेंस वाइज जीन्स डीएनए पे पाए जाते हैं, क्लियर है। तो ये साइकिल क्या है, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद डीएनए, डीएनए के बाद जीन्स, जीन्स किस पे अरेंज होते हैं, डीएनए के ही स्ट्रैंड्स पे अरेंज होते हैं, इन अ सीक्वेंस, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक ऑर्डर में रहेंगे वो, ठीक है। नाउ अब फाइनली हम लोग समझेंगे सेल साइकिल। हमने मोस्टली सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम कर लिया, मतलब पढ़ लिया है स्ट्रक्चर्स को अच्छे से। अब हम लोग सेल साइकिल को इन डिटेल समझेंगे। सेल साइकिल क्या है, दो फेजेस में डिवाइडेड है। एक, जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिविजन, इस स्टेज में सेल डिविजन नहीं होगा, इस स्टेज में बस सेल खुद को प्रिपेयर करेगा कि अब उसे डिवाइड करना है, एंड फिर एक्चुअल स्टेज आएगा सेल डिवीजन का, जिसमें सेल डिवाइड होंगे, क्लियर है। सेल साइकिल दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला फेज क्या है, तो सेल साइकिल क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू द डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए। इसी स्टेज में डीएनए डुप्लीकेट होता है, व्हाई, बिकॉज एक सेल डिवाइड होगा तब दो सेल्स फॉर्म होंगे, दोनों सेल्स में डीएनए होने चाहिए। ये एक सेल है, इसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट होंगे, ठीक है, ये डुप्लीकेट होंगे, अपना डबल प्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो दो सेल्स है उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स जा पाए। वरना अगर ये बिना डुप्लीकेट हुए ही डिवाइड कर लेंगे तो ये तो 23 हो जाएगा ना, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोमोसोम नंबर वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये डबल हो जाएंगे और एक सेट इनको मिल जाएगा, एक सेट इनको मिल जाएगा। समझ में आया, ये हो जाएगा 46 + 46, एक जो सेट है वो इन्हें मिल जाएगा, एक सेट इस सेल को मिल जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। इसीलिए इस स्टेज में क्या होता है, जो रेस्टिंग फेज होता है उसमें क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा होता है एंड द सबसीक्वेंट डिवीजन ऑफ द सेल टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक रेस्टिंग फेज है जिसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है एंड एक एक्चुअल सेल का डिवीजन है। तो 2 फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है, इंटरफेज, इस रेस्टिंग फेज को इंटरफेज बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन डिवाइडिंग फेज। नो विजिबल चेंज इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स वैसे के वैसे ही रहते हैं, बट एक्टिव फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा होता है और ज्यादा डबल हो रहा होता है, तो डीएनए प्रोड्यूस हो रहा होता है इस फेज में। तो इंटरफेज के भी 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज है फर्स्ट ग्रोथ फेज, जिसे बोला जाता है G1 फेज। दूसरा फेज है सिंथेसिस फेज एंड तीसरा फेज है सेकेंड ग्रोथ फेज, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन्स बनते हैं, सेल में आरएनए एंड प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। क्लियर है। तो पहले स्टेज में क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्म होता है एंड द साइज ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस, साइटोप्लाज्म का साइज जो है वो और बढ़ जाता है।
तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या? आप लोग सोच रहे होंगे डीएनए तो पता है, आरएनए क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो वो फॉर्म होता है एंड साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ जाता है। फिर सिंथेसिस फेज में क्या होता है? और डीएनए फॉर्म होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है एंड क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको शो किया था। फिर आता है सेकंड ग्रोथ फेज। सेकंड ग्रोथ फेज में आरएनए और प्रोटीन और बनते रहते हैं एंड सेल अभी इस फेज में रेडी है डिवीजन के लिए। तो हमने अभी क्या पढ़ा? इंटरफेज के बारे में, जैसे बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, डीएनए भर भर के प्रोड्यूस होता है एंड साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ जाता है। एक्चुअली सेल में कोई भी डिवीजन नहीं होता। तो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज। अब फाइनली आता है सेल डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। तो ये आपको क्लियर रखना है। अभी हम लोग पहले माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस कब होता है? हमारे सोमैटिक सेल्स में, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है हमारी बॉडी के, सोमैटिक सेल्स है, उनमें माइटोसिस होगा, ठीक है। एंड उनको छोड़ करके क्या बचे? रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे कि ओवरी, मतलब ओवरी में जैसे कि होता है कि ओवम जब प्रोड्यूस होगा फीमेल गैमेट एंड स्पर्म जब प्रोड्यूस होगा मेल गैमेट, तो उसके प्रोडक्शन के लिए मियोसिस होगा। माइटोसिस से स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, तो उनके प्रोडक्शन के लिए मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होगा। एंड बाकी सारे सेल्स के लिए, सोमैटिक सेल्स के लिए बॉडी के, तो उनके लिए क्या होगा? माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन होगा। तो अब हम लोग पहले माइटोसिस पढ़ेंगे, फिर मियोसिस पढ़ेंगे। हालांकि मियोसिस आपके सिलेबस में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया है। तो माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एंड द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड। तो जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू शो किया था, वापस देख लेते हैं उस डायग्राम को, कि एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में, एक जैसे दिखने वाले डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है एंड जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन्ड रहता है, सेम टू सेम रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के सेल डिवीजन को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं, जो कि सोमैटिक सेल्स में होता है। नाउ इट हैज 2 स्टेप्स। तो ये जो माइटोसिस होता है वो 2 स्टेप में होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये, उसके बाद हम लोग सारे फेजेस के ऊपर पढ़ेंगे। ये एक सेल है, इसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होगा? सेकेंड स्टेज में ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा? अब ये जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस के लिए कहा गया है, काइनेसिस मतलब सेपरेशन, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वो होगा कैरियोकाइनेसिस। एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो भी डिवाइड हो जाता है। मतलब कि ये जो सेल है ना, ये तो न्यूक्लियस है सेल का, ध्यान से समझना। ये जो मैंने बनाया है वो है न्यूक्लियस, और ये जो आसपास का फ्लूइड है इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो सेल में जो आसपास का फ्लूइड है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है 2 अलग अलग सेल में, तो इस सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का सेपरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये इतना जल्दी नहीं होता है, ये भी 4 फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये 4 फेजेस का नाम क्या है? पहला फेज है प्रोफेज, सेकेंड फेज है मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। उसके बाद ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस फिनिश होता है। टेलोफेज के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा एंड 2 अलग अलग डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो हम लोग स्टेज वाइज हर एक स्टेज में क्या क्या होता है वो हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? प्रोफेज में सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच द ऑपोजिट पोल्स। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये जो 2 है, ये अलग अलग पोल्स में चले जाते हैं, जैसा कि आपको सेकेंड डायग्राम में
दिख जाएगा, ठीक है। एक है अर्ली प्रोफेज, एक है लेट प्रोफेज। इस केस में प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड एज पेयर्ड क्रोमैटिड्स। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमेयर। तो ये सेंट्रोमेयर में अटैच होते हैं, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन द डॉटर सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग द एक्रोमैटिक स्पिंडल। तो फाइनली ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये सेंट्रोमेयर से होकर के इन क्रोमोसोम्स को बांट देते हैं, इनके बीचों बीच से होकर के जाते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसके सेंट्रोमेयर से होकर के स्पिंडल फाइबर्स जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो हमने और भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है। ये जो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ये लेट प्रोफेज में जाके गायब हो जाती है, ठीक है। एंड इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस भी था। क्रोमैटिन फाइबर के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, छोटा सा न्यूक्लियोलस, तो वो भी गायब हो जाता है। तो क्या दो चेंजेस हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स एंड जो अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो भी गायब हो गया। आई होप ये क्लियर होगा। तो प्रोफेज में अभी तक क्या हुआ, प्रोफेज में यही हुआ कि सेंट्रियोल्स दोनों साइड में चले गए, स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेट हो चुके थे एंड स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमेयर के बीच से होकर के जा रहे थे। क्लियर है। और क्या चेंजेस थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी गायब हो गए। अब आते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या है, ईच क्रोमोसोम्स गेट अटैच टू द स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमेयर। ये एक लाइन फॉर्म करने लग जाते हैं। ये देखिए पहले इधर उधर स्कैटर्ड थे, अब क्या है ये एक लाइन फॉर्म करने लग जाते हैं। मोर और लेस एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन फॉर्म हो रही है जो कि नेक्स्ट स्टेज में जाके एकदम सीधी हो जाएगी, ठीक है। क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेन एट द इक्वेटर। तो लाइन सीधी हो गई, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर लेते हैं इन दिस स्टेज। मेटाफेज में और ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये छोटे होते जाते हैं एंड क्रोमोसोम्स को बांट देते हैं, ठीक है। अब आधे जो क्रोमोसोम्स है वो एक सेल में जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स दूसरे सेल में जाएंगे। जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी तो आधे जो है वो इस साइड जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स डिवाइड्स, दैट इज स्प्लिट्स। द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ड्रॉन towards the opposite poles by shortening of spindle fibers। तो ये स्पिंडल फाइबर्स खिंच जाते हैं एंड ये जो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम हो गया है बट आई थिंक विजिबल है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो एकदम कॉर्नर में आ जाता है, ऑपोजिट पोल्स के तरफ आ जाता है, ठीक है। अ फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडल इन द एनिमल सेल। तो यहाँ पे आपको एक फरो दिख रहा होगा। अब किसका टाइम है, अब है साइटोकाइनेसिस का टाइम। इसीलिए यहाँ पे धीरे धीरे एक फरो चालू, मतलब फरो डेवलप होना चालू हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे ये और गहरा होगा और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी तक हमने एनाफेज में क्या पढ़ा कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो बट जाते हैं एंड ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और एक फरो डेवलप हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अब आते हैं टेलोफेज में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लांट सेल में कोई फरो डेवलप नहीं होता है क्योंकि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है, सेल डिवाइड नहीं होता है, बस बीच में एक प्लेट सी फॉर्म हो जाती है, बीच में एक प्लेट सी फॉर्म हो जाती है। ये दोनों बटते नहीं है, बस एक दीवार बन जाती है ना। टेलोफेज, टेलोफेज क्या है, टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच द ऑपोजिट पोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं क्योंकि अब उनका काम खत्म हो गया। उनका काम क्या था, सिस्टर क्रोमैटिड्स को बांट देना अलग अलग सेल्स के लिए, अब उनका काम खत्म तो वो गायब। क्रोमैटिड्स जो हैं वो वापस क्रोमैटिन फाइबर बन जाते हैं क्योंकि सेल का शुरुआत वाला फेज क्या था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर रहता है, तो अब बस डिवीजन का काम तो खत्म हो गया ना, तो अब क्रोमोसोम्स का जो एक्स वाला स्ट्रक्चर है उसका कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में जाता है सेल। जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चली जाएंगी, जैसा पहले जो पेरेंट सेल था ऐसा
शुरुआत में पेरेंट सेल का स्ट्रक्चर क्या था, ये सेल, ये न्यूक्लियस, अंदर क्रोमैटिन फाइबर एंड न्यूक्लियोलस। फिर सेल डिवीजन के लिए इसने अपने आप को प्रिपेयर किया, पर अब जब 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो चुकी हैं तब अब उस चीजों का काम नहीं है, तो वापस से पहले जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा सेल का। ठीक है, जो 2 डॉटर सेल्स है वो भी ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी। तो बस यहाँ पे जब सिस्टर क्रोमैटिड्स चले जाते हैं तो ये वापस से क्रोमैटिन फाइबर बन जाते हैं, क्योंकि अब डिवीजन का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अगेन, और ये जो फरो है ये और ज्यादा गहरा होने लगता है ताकि साइटोकाइनेसिस कर पाए। न्यूक्लियोलस जो है वो दोनों ही न्यूक्लियस में आ जाता है, ये एक न्यूक्लियोलस है, ये दूसरा न्यूक्लियोलस है, तो दोनों ही सेल्स में आ जाता है, दोनों ही न्यूक्लियस में। अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में फाइनली सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हो जाता है, तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस एंड ये जो फरो है डिपेंड्स टोटली इन एनिमल सेल एंड सेपरेट्स द 2 डॉटर सेल्स। तो ये जो फरो होता है ये और ज्यादा गहरा हो जाता है एंड 2 अलग अलग सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये सेल डिवीजन प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि जो माइटोसिस है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस 4 फेजेस में डिवाइडेड है, हमने जो पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस और 2 अलग अलग डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस किस लिए किया जाता है, तो सबसे पहले क्या है, ग्रोथ के लिए। पहले बच्चा जो होता है वो इतना होता है, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है और फिर वो एक कुछ सालों बाद वो एक अडल्ट बन जाता है। तो ये कैसे होता है, सेल्स डिवाइड होते रहते हैं एंड उसके हैंड्स एंड लेग्स का जो लेंथ है, साइज है, इंटरनल ऑर्गन्स का साइज है, ये बढ़ता रहता है। ये साइज क्यों बढ़ता रहता है, क्योंकि सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते रहते हैं माइटोसिस की वजह से। ठीक है, तो ग्रोथ इसका एक पहला मोटिव है। फिर रिपेयर ऑफ डैमेज्ड एंड वुंडेड टिश्यूज। मान लो आपको चोट लग गई या आपको मतलब कोई कट हो गया, कुछ भी, ठीक है, तो अब वो वाला जो साइट है वो रिपेयर कैसे होगा, वहां पे न्यू सेल्स फॉर्म होंगे ना। तो न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होंगे, जब पुराने सेल्स डिवाइड होंगे। तो पुराने सेल्स डिवाइड कैसे होंगे, माइटोसिस की वजह से डिवाइड होंगे। तो ये डैमेज्ड वुंड्स को भी रिपेयर करने में काम आता है। फिर आता है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड सेल्स। हमारी बॉडी में मोस्टली हर एक सेल का एक सर्टेन लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो सेल्स मर जाते हैं एंड उसके जगह न्यू सेल्स रिप्लेस होते हैं। तो ये न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं, माइटोसिस से आते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो एक ही सेल से बनते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा। तो इसमें क्या होगा, अमीबा भी जो है वो माइटोसिस ही करता है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, एंड ये जो फ्लूइड है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले इसमें भी सेम चीज होता है कि ये न्यूक्लियस जो है वो पहले 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है एंड फिर बीच में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। तो जो अमीबा है या कोई भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिवाइड करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में होता है एंड कैसे होता है, माइटोसिस की वजह से। दिस इज माइटोसिस। नाउ तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बॉडी सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स, जो कि पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो 23 पेयर्स हो गए 46 से। ठीक है, अब सेक्स सेल्स में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, मतलब इसके हाफ। अब वो क्यों होता है वो आपको मियोसिस पढ़ के समझ में आएगा। तो नॉर्मल बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि जोड़े में रहते हैं, 2-2 के जोड़े में रहते हैं। तो 46 को अगर कर लो वैसे ही डिवाइड बाई 2 तो 23 पेयर्स मिल जाएंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स। पहला माइटोसिस, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ लिया।
सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं? जिनमें 2n क्रोमोसोम्स होंगे। 2n यानी कि क्या होगा? ये n मतलब कि एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23। तो इसके डबल क्रोमोसोम्स होते हैं माइटोसिस में, जो कि हमने पढ़ा है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड मियोसिस में क्या होता है? हैप्लॉइड सेल्स, मतलब कि हाफ कर दो इस नंबर को, हैप्लॉइड यानी कि बस n। तो n मतलब कि क्या? 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ठीक है। तो माइटोसिस में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स, और मियोसिस में कितने होते हैं? बस 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि हाफ, हैप्लॉइड। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल्स। एंड मियोसिस में डबल होता है ना इससे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल्स। क्लियर है? तो सेल डिवीजन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स is called meiosis. It takes place in reproductive organs. तो माइटोसिस पूरे बॉडी में होता है, मियोसिस खाली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स को बनाने के लिए। बस इसका यही ऑब्जेक्टिव है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की क्या जरूरत होती है हमारे बॉडी को? सबसे पहला, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ कर देता है। अब इसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो होता है रिस्टोर करने में काम आता है। अब कैसे? बाकी बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, और जो सेक्स सेल्स होते हैं यानी कि फीमेल के बॉडी में ओवम सेक्स सेल होता है, एग सेल, और मेल के बॉडी में क्या होता है? स्पर्म, ठीक है। यही सेक्स गैमेट्स होते हैं। अब इसमें होगा क्या? एक जो ओवम है, एग सेल है, और स्पर्म है, ठीक है। इनके फ्यूजन से एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। क्लियर है? एक सिंगल सेल बनता है जिसको बोलते हैं जायगोट। अब ये जायगोट में बहुत बार सेल डिवीजन होता रहता है, माइटोसिस होता रहता है, जिसकी वजह से ये एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है। फिर धीरे धीरे इसके हाथ पैर, इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में यानी कि एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यूजुअली क्या होता है? ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बना है, ये भी स्पर्म भी मियोसिस से बना है, तो क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, 23, 46 नहीं, क्योंकि ये किस प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस में हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। तो 23 प्लस 23 क्या हो जाएगा? 46। अगर मान लो मियोसिस नहीं होता और ये ओवम और ये स्पर्म नॉर्मल माइटोसिस से बनते, तब इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता? 46 और 46, जो कि ऐड करके क्या हो जाता? 92। और ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस नहीं होता तब कोई और ही प्रजाति का प्राणी प्रोड्यूस हो जाता। तो ऐसा नहीं करना है, फिर ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। इसीलिए मियोसिस बहुत जरूरी है। ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, खाली ओवम एंड स्पर्म बनाने के लिए ही मियोसिस यूज होता है, ताकि जब आगे जाकर के दोनों फ्यूज होंगे तब 23 प्लस 23 क्या हो जाएगा? 46, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के सेल का क्रोमोसोम नंबर होता है। अगर ये डिवीजन नहीं होता तो ये क्या हो जाता? 92। फिर ये आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में और बढ़ते जाता। तो ये नहीं होना है, इसीलिए मियोसिस जरूरी है, ठीक है। अब इट प्रोवाइड्स फॉर द मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स। मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स यानी कि क्या? ओवम मदर के साइड से एंड स्पर्म क्या है? फादर के साइड से। तो दोनों के जो जीन्स है वो मिक्सअप हो जाते हैं। ओवम में होते हैं मैटरनल जीन्स, स्पर्म में होते हैं पैटर्नल जीन्स। दोनों के मिक्सिंग अप से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, जिसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर जैसे होंगे, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर जैसे होंगे। तो ये क्या होगा? रेप्लिका जनरेट नहीं होगा। जैसे अमीबा में एक ही पेरेंट है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए, एक ही जैसे दिखते हैं, तब फिर हम सब एक जैसे दिखते हैं अगर हम में भी वैसा होता तो। पर ऐसा नहीं होता। मैटरनल और पैटर्नल जीन्स के मिक्सिंग के वजह से हमारी जो शक्ल है वो डिफरेंट प्रोड्यूस होती है, मतलब डिफरेंट बनती है ना। क्रॉसिंग ओवर क्या है? जब मियोसिस होता है, ठीक है, जो मैंने 4 डॉटर सेल्स बनाई थी कि 2n से बट के जब वो n और n हो जाता है, तब मैटरनल जीन अलग और पैटर्नल जीन अलग हो जाते हैं। उससे पहले एक चीज होती है, ये रहा मैटरनल, ये रहा पैटर्नल जीन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसको श्याज्मा बोलते हैं, ठीक है,
ये क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, मतलब कुछ पार्ट मैटरनल जीन का पैटर्नल जीन में आ जाएगा और कुछ पार्ट पैटर्नल जीन का मैटरनल जीन में आ जाएगा। तो ये क्या अदला बदली हो जाएगा जब दोनों जीन्स जो है वो अलग अलग हो रहे होंगे, ताकि वैरायटी प्रोड्यूस हो। ठीक है, मिक्सिंग अप से क्या होगा, वैरायटी प्रोड्यूस होगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब ऐसा होता है ना कि मैटरनल और पैटर्नल जीन सेपरेट होते हैं, तो सेपरेट होने से पहले उनमें अदला बदली हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, जिससे क्या होता है, जीन्स मिक्स हो जाते हैं और ज्यादा अलग वैरायटी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और ये जो स्ट्रक्चर है, एक्स जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शियाज्मा। क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आता है माइटोसिस इन एनिमल सेल्स एंड माइटोसिस इन प्लांट सेल्स। दोनों में फर्क क्या है। माइटोसिस में एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं है, तो एस्टर्स भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे, और प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स, अच्छा उल्टा मैंने बोल दिया है, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं तो एस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं है तो एस्टर्स भी नहीं होंगे। फिर फरोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक गड्ढा डेवलप होना चालू हो जाता है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। प्लांट सेल में ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक बीच में दीवार आ जाती है जो दोनों सेल को डिवाइड करती है। उसके बाद एनिमल सेल्स में सारे टिश्यूज में क्या होता है, माइटोसिस होता है, और बस रिप्रोडक्टिव सेल्स मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट सेल्स में पूरे टिश्यूज में माइटोसिस नहीं होता है, खाली ग्रोइंग टिप्स में माइटोसिस होता है, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है और विड्थ बढ़ती है। तो खाली ग्रोइंग टिप्स में, एजेस में माइटोसिस होगा, सारे सेल्स में माइटोसिस नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड हमारे बॉडी में सारे सेल्स में माइटोसिस होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, अब लास्ट है माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो माइटोसिस में क्या होता है, ये किस में है, सोमैटिक सेल्स में होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स मियोसिस की वजह से बनता है। माइटोसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। मियोसिस का क्या है, गैमेट फॉर्म करना, सेक्स सेल्स फॉर्म करना। माइटोसिस पूरी लाइफ तक होता है, मियोसिस खाली रिप्रोडक्टिव एज तक होता है। एक बार रिप्रोडक्टिव एज स्टॉप हो गई, मियोसिस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस में 4। फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक डॉटर सेल में, इसमें हाफ हो जाते हैं, 2n से n हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इसमें एक ही बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब एक बार सेल डिवाइड हुआ, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई। इसमें 2 बार होता है, एक बार 2 डॉटर सेल्स, फिर दोनों डॉटर सेल्स वापस से डिवाइड करके टोटल में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है। तो 2 न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसमें। इसमें जो सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम। एंड मियोसिस में क्या होता है, जेनेटिक मिक्सिंग। जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक मिक्सिंग होती है मियोसिस में। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में ये सब कुछ बताया है, बट फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।